हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। तो उसमें राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उसमें आज हम भाग 1 में चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो राजस्थान की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो उनमें सबसे पहले हम यहाँ चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करें। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनको बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। कि जो नदियां हैं, उन नदियों पर हम बांध बनाते हैं और नदियों के जल को रोकते हैं और उस जल का प्रयोग सिंचाई कार्य, इसके अलावा अन्य उद्योग वगैरह में जलापूर्ति करने, या फिर उस बांधों से रिलीज किया गया जो जल है उसके द्वारा जल विद्युत के उत्पादन हेतु उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उन नदियों के जल को रोक करके हम कई तरीके से उसका उपयोग करते हैं, और इसी वजह से नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। और नदी घाटी परियोजनाओं को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के मंदिर की श्रेणी दी गई थी। तो अब हम यहाँ बात करते हैं राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना की। और ये चंबल जो नदी है, राजस्थान की एकमात्र वर्ष वाहिनी नदी है, जिसमें जल की मात्रा के हिसाब से वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी कही जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी और वर्ष वाहिनी एकमात्र नदी चंबल नदी है। और चंबल नदी पर हमने बांध बना करके चंबल बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई है। और ये चंबल नदी जो परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की ही संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की भागीदारी 50-50% की है। और इस चंबल नदी घाटी परियोजना में 4 प्रमुख बांध चंबल नदी पर अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं। इसमें निर्मित बांधों में आप देख सकते हैं 4 बांध हैं जो चंबल नदी पर विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनके द्वारा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है तथा सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं, तो सिंचाई हेतु भी उस जल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम निर्मित बांधों में बात करें, सबसे पहले गांधी सागर बांध की। तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ जो बांध है, गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। और ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में भानपुरा नामक स्थान पर बनाया हुआ है। और इस गांधी सागर बांध पर जल विद्युत उत्पादन हेतु 5 इकाइयां स्थापित की हैं, और प्रत्येक इकाई 23 मेगावाट क्षमता की है। अर्थात गांधी सागर बांध पर 23 मेगावाट की 5 विद्युत उत्पादन हेतु इकाइयां लगाई गई हैं। और इन 5 विद्युत गृहों के द्वारा कुल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी पर बना हुआ मध्य प्रदेश में स्थित पहला बांध गांधी सागर बांध। अब हम बात करें दूसरे प्रमुख बांध की, और दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ नामक कस्बे के पास स्थित है, चूलिया जलप्रपात के पास में। और ये राणा प्रताप सागर बांध जो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, उससे 33 किलोमीटर उत्तर की तरफ राजस्थान में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ राणा प्रताप सागर बांध में 43 मेगावाट की 4 इकाइयां विद्युत उत्पादन हेतु लगाई गई हैं। और यहाँ 43 मेगावाट की 4 इकाइयों से कुल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब हम बात करें अगला तीसरा महत्वपूर्ण बांध, और तीसरा महत्वपूर्ण बांध जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में ही कोटा जिले में स्थित है, और कोटा से 16 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया एक पिकअप बांध है। तो ये जो है जवाहर सागर बांध कोटा जिले में स्थित है, और जवाहर सागर बांध से विद्युत उत्पादन हेतु यहाँ 3 इकाइयां
विद्युत ग्रह 3 स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक विद्युत ग्रह की जो क्षमता है 33 मेगावाट बिजली उत्पादन की है और यहाँ इसके द्वारा 33 मेगावाट की इन 3 इकाइयों के द्वारा कुल 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार जवाहर सागर बांध जो कि तीसरा महत्वपूर्ण बांध है चंबल नदी घाटी परियोजना पर विद्युत उत्पादन हेतु और यहाँ पर 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और चंबल नदी घाटी परियोजना पर ही स्थित चौथा जो बांध है जिसे हम कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं और ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये सिंचाई के उद्देश्य से मुख्य रूप से बनाया गया एक बांध है। और ये कोटा बैराज जो कि कोटा से 8 किलोमीटर कोटा शहर से 8 किलोमीटर दूर है और सिंचाई के उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया है। और सिंचाई हेतु यहाँ इस कोटा बैराज से बाएं और दाएं दोनों तरफ से दोनों किनारों से नहर निकाली गई है। तो जो बाईं तरफ से निकाली गई नहर है उस नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है और ये बाईं जो नहर है ये संपूर्ण 65 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान के अंतर्गत ही है और इसके द्वारा राजस्थान राज्य में 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से कोटा बैराज के बाईं किनारे से निकाली गई जो नहर है 65 किलोमीटर वो पूरी राजस्थान में है और राजस्थान के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। वहीं कोटा बैराज से दाई नहर जो निकाली गई है दाएं किनारे से जो दाई नहर है उस दाई नहर की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और ये 425 किलोमीटर की दाई नहर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और इस 425 किलोमीटर में से राजस्थान में 120 किलोमीटर की लंबाई है और शेष जो लंबाई है लगभग 305 किलोमीटर की वो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में है और राजस्थान में 120 किलोमीटर की इस दाई नहर के द्वारा 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से इस कोटा बैराज के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और काफी विस्तृत क्षेत्र पर सिंचाई इस बांध के द्वारा या इस बांध से निकाली गई नहरों से होती है। तो ये चंबल परियोजना पर स्थित प्रमुख बांध थे। अब हम बात करते हैं यहाँ चंबल परियोजना की उपलब्धि क्या है या फिर चंबल परियोजना के द्वारा राजस्थान में क्या क्या क्षेत्र में विकास हुआ या किस प्रकार से इस चंबल परियोजना का फायदा राजस्थान को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चंबल परियोजना के द्वारा जो नहरें निकाली गई हैं कोटा बैराज से उन नहरों के द्वारा राजस्थान का 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलती है। फलस्वरूप वहां कृषि कार्य काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है और कृषि का समुचित विकास इस नहरी सिंचाई के द्वारा यहाँ संभव हुआ है। और दूसरी बात करें कि इस चंबल परियोजना के अंतर्गत जो बने हुए बांध हैं उन बांधों से राजस्थान में या फिर टोटल ही कहें तो चंबल परियोजना के द्वारा 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 386 मेगावाट बिजली इस चंबल परियोजना में बने हुए बांधों के द्वारा निर्मित होती है। और इस चंबल परियोजना के द्वारा अपर्दन नियंत्रण चंबल नदी घाटी परियोजना के निर्माण होने से चंबल नदी के द्वारा जो एक बहुत बड़ी समस्या थी अपर्दन की समस्या, क्योंकि चंबल नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है और पानी जब तेज गति से बहता है तो ये नालिका अवनालिका जो अपर्दन है तो वो अवनालिका अपर्दन का बहुत ही बड़ा कारण ये चंबल नदी बनती है। और इसी अवनालिका अपर्दन के कारण चंबल नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है अपवाहित क्षेत्र है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीहड़ों का विस्तार देखने को मिलता है। तो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन के माध्यम से ही बीहड़ों का निर्माण किया गया है और काफी विस्तृत क्षेत्र की भूमि को काट करके ऊबड़ खाबड़ बना दिया गया है। तो इस चंबल नदी के द्वारा अपर्दन की समस्या से निजात पाने के लिए चंबल नदी पर विभिन्न स्थानों पर ये बांध बनाए गए जिससे कि इसके प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और अपर्दन पर कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रकार से चंबल नदी घाटी परियोजना के द्वारा चंबल के अपवा क्षेत्र में अपर्दन की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन बांधों के बनने से या इस चंबल नदी घाटी परियोजना के निर्मित होने से। और
अगला एक और इसका जो फायदा है वो है कमांड क्षेत्र का समुचित विकास। तो जो चंबल नदी का कमांड क्षेत्र है, जो इस चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत आने वाला जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में कृषि और कृषि के अलावा अन्य समस्त क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है। तो कुल मिलाकर के कमांड क्षेत्र के विकास में चंबल नदी घाटी परियोजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना थी, चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में हमने यहाँ सामान्य परिचयात्मक तथ्यों के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।